सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। इख्तिलाफ़ राय का लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि इख्तिलाफ़ राय जो है उसको जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है। जहाँ पर इख्तिलाफ़ राय होता है तो वो जमहूरियत का हुस्न होता है। इस लिहाज से अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, सेकंड करेंगे कि हमारा मुल्क फिर जमहूरियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा हसीन तरीन हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ तो बात शुरू ही इख्तिलाफ़ राय से होती है, ख़त्म भी इख्तिलाफ़ राय पर होती है। या यूँ कह लें कि इत्तेफाक से भी हमने किसी बात पे इत्तेफाक नहीं करना। इख्तिलाफ़ राय हमारे यहाँ हर चीज़ में कूट कूट के भरा होता है, जहाँ नहीं करना होता वहाँ पे भी हम इख्तिलाफ़ राय ज़रूर करते हैं और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, जमहूरियत की देवी की बलाएँ भी उतारते रहते हैं। अच्छा जी, आज क्या हुआ? आज की सबसे बड़ी हैपनिंग ये कि आज सबसे बड़ी अदालत ने से जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसकी बड़ा जो फैसला है उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। अब ये जो फैसला है ये 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया बाकायदा कि जो इलेक्शन कमीशन की 1 मार्च का जो फैसला है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब अगर इस फैसले पर अमल होता है तो ना सिर्फ हुकूमत के लिए आईनी तरमीम मंजूर करना नामुमकिन होगा, बल्कि आगे भी जो कानून साजी है उसका अमल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा या आसान नहीं रहेगा। क्या सिचुएशन होगी हुकूमत की, और अगर हम बात करें इस फैसले के क्या असरात होने जा रहे हैं, इस पे बात करने के लिए और भी बहुत से अहम इशूज़ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। PTI से इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं जी अहमद ओवैस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। JUI के तर्जुमान है मोहम्मद असलम गौरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गौरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अहमद ओवैस साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, आप माहिर कानून भी हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है। ये फ़ैसला जो आज 70 सफ़ात में मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत क्रिटिकल एंगल से भी इस फैसले को देखा जाए तो ये नहायत ही बैलेंस जजमेंट है, क्योंकि वो तमाम मुहर्रकात को और हालात को जिन कंडीशंस में इसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी से इसको हटाया गया था, फिर उसका इलेक्शन सिंबल उससे ले लिया गया और फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो है वो उसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट कर दी थी। तो इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने इस एस्पेक्ट को देखा कि कभी किसी भी जनरल इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट नहीं हुए और उसका क्या रीज़न है। और उन्होंने लिखा है कि ये जो वकला जो आर्गू कर रहे थे इसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट, कोई भी इस बात के ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर सका और इसका एक ही था कि ये तमाम जो हैं वो लोग थे आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में इलेक्शन लड़ रहे थे जो इमरान खान की PTI से इनका ताल्लुक था, और क्योंकि ये बंदिशें लगा दी गई थी तो वो मजबूरन उनको इस अंदाज के अंदर इलेक्शन में आना पड़ा और फिर वो जीत गए। तो लिहाजा वो क्योंकि पाकिस्तानी कौम का मैंडेट जो है, एक भारी मैंडेट जो है वो PTI के हक में है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो ये हक भी उन्हीं को हासिल है कि क्योंकि मैंडेट उनका है, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये रिजर्व सीट्स जो हैं प्रोपोर्शनेटली वो इन्हीं को मिलनी चाहिए, वो किसी और को नहीं मिलनी। ये बुनियादी तौर पे ये है। बाकी तो उन्होंने जिक्र किया है कि वो 2 जज साहबान ने कुछ इस अंदाज में जो अपना नोट लिखा है तो वो उन्होंने वो ज़ाब्ता अखलाक की वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने वो पाबंदी नहीं की और ये ख्याल नहीं किया कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक मेजॉरिटी डिसीजन आ गया है और उसके मुतालिक कैसे बात करनी है, उसको गैर आइनी अंदाज में बात कर गए और कहा कि ये फैसला जो है गैर आइनी है। ये 2 जजेस को तो हासिल नहीं है कि एक मेजॉरिटी डिसीजन जिसमें इस हद तक के ये पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है, 11 जजेस ने फैसला दिया। तो ये उन्होंने सामने बातें रखी हैं और इसी बुनियाद पे उन्होंने, और दूसरा ये है कि आर्टिकल 187 को आप जरा गौर से देखिए, वो बड़ी आउटराइटली वो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है आर्टिकल। वो इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई अदालत नहीं है
लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर आ जाए और सुप्रीम कोर्ट महसूस करे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो वो तमाम उन मामलात को मद्देनजर रखते हुए वो ये फैसला कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैन गो फॉर कंप्लीट जस्टिस। ठीक, सारे मामलात को वो खुद ही वहाँ पे उसका फैसला करके और एक फाइनल जजमेंट जो है वो और जजमेंट एंड ऑर्डर की शक्ल के अंदर उसको अनाउंस कर दे। एंड all authorities in Pakistan are duty bound to obey and follow that judgment. ठीक है चलिए अहमद साहब, ठीक है जी। चलिए मैं आप बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। इख्तियार वली साहब, अब इस फैसले के बाद अगर हम बात करें अदालती पैकेज, ख़ासतौर पे जो आईनी अदालतों का क़याम है, उसका क्या बनेगा सर? सबसे पहले बात यह है कि जो आज तफसीली फैसला आया है तो उसमें एक तो जो इलेक्शन एक्ट के बारे में पार्लियामेंट का फैसला है उसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई, तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाते खुद एक आईनी और दस्तूरी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी एक आईनी और दस्तूरी इदारा है। कोई इदारा दूसरे इदारे को इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकता कि वो अबव एंड बियॉन्ड द लॉ जाके उनके फैसले पर मनोवन फैसला करे। 3 दिन का टाइम होता है हर उम्मीदवार के पास कि वो आज़ाद बंदा पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत का ऐलान करे। एक बार ऐलान उनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अगर हो चुका है, पार्लियामेंट के अंदर अगर वो दूसरी जमात में जाते हैं तो उन पे फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट लागू होगा। नंबर 2, मैं ये बात यहाँ पे वजाहत के साथ कहता हूँ कि जो नजरसानी की दरख्वास्त है उसकी अहमियत मजीद बढ़ गई है। अगर आप ये देखें इसको इस तनाजुर में, अहमद अवैस साहब हमारी भी रहनुमाई फरमाएं, जो पीटीआई थी वो इस पूरे केस में मुद्दई थी ही नहीं, उन्होंने कोई प्रेयर लिया ही नहीं था, वो फरीक नहीं थे, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, फरीक कोई था भी नहीं, उसको रिलीफ दे दिया गया। तो इसको हम इसी तनाजुर में कहते हैं, अगर इसको आप, मैं तनकीद तो नहीं कर रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन अल जिहाद ट्रस्ट में इस बात की वजह। चलिए ये तनाज़ा तो खत्म हो गया ना इख्तियार वली साहब, अब आगे क्या होगा, आगे की सूरत हाल जरा बताइएगा, हुकूमत की आगे इस मामले में क्या फिर पोजीशन होगी, ये जो आईनी अदालतों के बारे से खासतौर पे मैंने सवाल उठाए उसका फिर क्या बनेगा? हो जाएगा वो आईनी तरमीम भी आएगी और आईनी तरमीम पास भी हो जाएगी। मैं यानी इस फैसले के कोई असरात नहीं होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं सीधा सीधा? आईनी तरमीम भी और जो हुकूमत ने प्रपोज किया है वो पास भी हो जाएगा। इस फैसले के कोई असरात नहीं होंगे आपके मुताबिक? देंगे आपके इंटरनेट से जरा सर मसला आ रहा है। ठीक है, मैं जरा जरूर देंगे। ठीक है, चलें, ठीक है जी, जरा इंटरनेट का ये मसला हल किया। मैं जरा गौरी साहब पे जाती हूँ। गौरी साहब, आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस फैसले को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, मुझे तो बड़ी अजीब-ओ-गरीब सा लग रहा है कि मैं दोनों भाइयों से थोड़ा सा माजरत के साथ कि किसको सीटें मिलेंगी और किसको नहीं मिलेंगी, इससे क़तई नज़र मुझे आज मेरी सबसे आला अदालत तकसीम होती हुई नजर आई। आपको पता है कि इस बेंच के सरबराह कौन थे, और ये बेंच का अगर फैसला आया था तो सरबराह लिखते और ये कहते कि ये 8 जजों ने ये फैसला किया है, बाकी 2 का ये है और 3 का ये है, सारी कहानी सामने आती है और हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन आज 8 जजों का वो जो फैसला आया है, और ये भी इस सूरत में आया है कि उन्होंने कल पूछा है कि आपने वजाहत, 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है कि आपने वजाहत क्यों जारी की है और इस तरह चैम्बर में बैठ के क्यों जारी की है। उसने कुछ आईनी सवालात उठाए तो आज उनको पूरा फैसला देना पड़ा। तो मेरे लिए बदकिस्मती, मैं एक आम शहरी के हिस्से से बोलता हूँ, मेरा ये सबसे बड़ी अदालत है जिसने इस मुल्क के कई वजीर आज़म चंद मिनटों में घर भेज दिए। आज वो अदालत क्यों तकसीम नज़र आ रही है, वहाँ के फैसले मुझे क्यों तकसीम नज़र आ रहे हैं? मैं उनके किस फैसले, क्या मैं जस्टिस मंसूर के फैसले के साथ खड़ा हो जाऊँ, जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के साथ खड़ा हो जाऊँ, या मैं चीफ साहब के फैसले के साथ खड़ा हो जाऊँ? मैं एक आम शहरी कहाँ जाऊँ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल आपके प्रोग्राम के जरिए ये है। दूसरी बात ये कहूँगा कि हमें सोचना होगा कि हम जब तक अदारों को
बाख्तियार नहीं करेंगे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपका एस्टेब्लिशमेंट हो। हर अदारा जब तक अपना अपना उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त तो सूरत ये हो गई है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जजेस कम और माजरत के साथ सियासी धड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसके तनाजर में हम लोग बहुत परेशान हैं। सीटें आती भी रहती हैं, जाती भी रहती हैं। यहाँ 45 और 47 के लिए मैं समझता हूँ कि दोनों सारी पार्टियां मुतासर हैं। अच्छा गौरी साहब, जरा ये बताइएगा, ये जो क्लियरली जरा कैटेगरी के लिए बताइएगा, ये जो आईनी तरमीम के हवाले से ये जो आपकी पार्टी है JUI, इसका क्या क्लियर एक स्टैंड होगा, क्या मौक़िफ़ होगा? दूसरा, ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कामरान मुर्तज़ा साहब से रब्ता किया है कि JUI से आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने की दरख्वास्त की है, इस पर भी ज़रा अपना कॉमेंट दे दीजिए। देखिए, इसमें मैं आपको एक अर्ज करूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो लास्ट स्पीच कौमी असम्बली में थी, उस स्पीच में मौलाना साहब ने ये फरमाया अपनी तकरीर में कि मैं किसी भी जज की हमायत में, मेरी पार्टी किसी भी जज की एक्सटेंशन की हमायत में अपना वोट कास्ट नहीं करेगी, ना ही जजों की तादाद बढ़ाने के लिए अपना वोट कास्ट करेगी। अलबत्ता हम आईनी इस्लाहात के लिए हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम को आइन में इस्लाहात की जाए ताकि आवाम को साफ और सुथरे माहौल में उसको इंसाफ मिल सके। तो ये मौलाना साहब का मौक़िफ़ था। इस मौक़िफ़ में मौलाना ने आइनी अदालत का भी जिक्र किया और ये कहा कि आइनी अदालत होनी चाहिए। बहुत दुनिया में आइनी अदालतें हैं। तो ये जो 60,000 मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं और बहुत से डॉक्टर साहब ऐसे लोग हैं जो सजाएं भोग के 20-20 साल बाहर आ गए, उनकी अपील सुनी नहीं गई अभी तक। और मेरा जो सबसे आला अदालत है वो सारा दिन सियासी मुकदमे सुनती रहती है। तो ये सूरत हाल इस तनाज़ुर में दुनिया में है, बहुत से ममालिक में है और ये तजर्बा है और इसको आईनी अदालत कायम की जाए। अब ये बात इस पे हुकूमत ने फिर हमसे रब्ता किया और हुकूमत ने कहा, बल्कि उसी वक्त शायद आपके इल्म में हो कि अपना स्पीकर साहब ने कहा कि मौलाना साहब हमने इस पे एक कमेटी बनाई है, आप भी उस कमेटी के अंदर तशरीफ ले जाएं और अपनी जो सिफारिशात है वहाँ रखें। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि इसके बाद जो हुकूमत की तरफ से हमसे रब्ता हुआ तो उन्होंने बार बार हमें यही कहा कि ये आपकी प्रपोजल है। हम मानते हैं हमारी प्रपोजल थी कि आईनी इस्लाहात होनी चाहिए, हमारी प्रपोजल है कि आईनी अदालत होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जुज़ियात हैं जिस पे हमारे उनके दरमियान में बहस है। और जब तक कि इन जुज़ियात को हल नहीं किया जा सकता, मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी तजवीज़ पे अमल तो कर रही है, लेकिन जो कुछ कर रही है वो हमारी गर्दन पर रख के छुरी तो ना चलाए। इसलिए जो चीज़ें उसके अंदर आई हैं उस पे हमने एहतजाज भी किया। इख्तियार साहब, गर्दन पर रख के छुरी चला रहे हैं आप लोग, आप अग्री करते हैं इनकी बात से? हमारे एक हाथ में लड्डू है, दूसरे हाथ में जलेबी है, छुरी हमने कहाँ से उठाई है गौरी साहब? आप भी कमाल करते हैं, इतने प्यार से आपको मिलते हैं जब आप बुलाते वोट हमें देंगे। आपने तो बड़ी बात कह दी कि वोट हमें देंगे, हम तो सोचा भी नहीं अभी तो इस तरह। मैं थोड़ी सी बात, इख्तियार साहब मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूं, मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूं फिर बात कीजिएगा। मैं थोड़ी सी बात पूरी करूं जी, मैं थोड़ी सी बात पूरी करूं। मैं आपकी तरफ आती हूं, इख्तियार साहब का कमेंट तो ले लेना जी। इख्तियार साहब, गौरी साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं उस पे कह रहा हूँ कि जो हमारे और आपके बीच है, जो हम कोalition पार्टनर रहे हैं, हमारे और आपके बीच में जितनी पॉलिटिकल और नजरियाती तौर पर फिर आईनी तौर पर हमारी और आपकी जो हमाहंगी है, वो मेरे ख्याल में बड़ी आइडियल है, वो कहीं नहीं हो सकती। मैं उसकी बिना पे कह रहा हूँ कि मौलाना साहब जो है वो उनका वोट कहीं और नहीं जाएगा, वो हमारी तरफ ही आएगा। और हम भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम भी उन्हीं मसलों को लेकर ये आईनी तरमीम ला रहे हैं जो पीडीएम में जिन मसाइल का आप और हम मिलकर रोना रोते थे और अहमद अवैस साहब और इनकी पार्टी हमारा मजाक उड़ाया करती थी। अच्छा। तो उन चीजों का कला कमा करने के लिए ये आईनी तरमीम लाई जा रही है। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं कि आपका वोट भी सही जगह पे जाएगा और पूरी नहीं तो आधी पीटीआई भी आपके साथ ही होगी, वोट हमें देगी। अच्छा गौरी साहब, अब आपकी इजाज़त से मैं आपकी तरफ आती हूँ। अहमद अवैस साहब से भी एक सवाल बनता है। अहमद अवैस साहब, निस्बत की बात इन्होंने की कि जी आपकी और हमारी जो निस्बत है ये JUI के हवाले से कह रहे हैं। इख्तियार वली साहब मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट है कि उनका वोट किस तरफ होगा। राना सनाउल्लाह साहब इसी निस्बत का हवाला दे रहे हैं कि आईनी तरमीम पर PTI से रब्ता हुआ है। तो अहमद अवैस साहब, आप तस्दीक करते हैं इस खबर की कि PTI से रब्ता हुआ, और ख़ास तौर पर अब इस फैसले के बाद क्या तहरीक इंसाफ राब्ता कंटिन्यू रखेगी, राब्ता रखना भी चाहेगी, या फिर कोई सिचुएशन चेंज होगी?
देखिए अभी तो राब्ता नहीं हुआ। सवाल ये है कि नहीं तो राणा सनोरा साहब ऐसी हवा में तो नहीं कह रहे होंगे ना, एक सीनियर पॉलिटिशियन है वो। जी अहमद उवैस साहब, मैं अर्ज कर उन्हीं की बात, राब्ता होने में कोई कबाहत नहीं है और राब्ता होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। निगोशिएशन करना, आपस में बैठना, इख्तलाफ राय होना और अपनी अपनी नुक्ता नज़र का एक दूसरे को मालूम होना और उसमें फिर तसी होती है, उसमें आप निखर के एक अच्छी बात जो है वो सामने आ जाती है। लेकिन जब आप डिस्कशन नहीं करेंगे, जब आप इतने सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर पता ही ना लगे किसी को क्या हो रहा है, आपने अपनी छाती से लगा के रखा हुआ है उस ड्राफ्ट को और मुसव्वदा जो है किसी को पता ही नहीं कि क्या है। इवन लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि जी मुझे भी अभी 11 बजे मिला है, मुझे तो मालूम नहीं है, और 2 बजे के वो मौलाना साहब को दे रहे हैं और सुबह वोटिंग करवा रहे हैं और सुबह जाके पता लगता है कैबिनेट जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हुई, अप्रूवल ही नहीं हुई। तो इस तरह से जब आप इतना ही बड़ा देखिए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट होती है ये कोई ये 5 साल का अरसे के लिए तो नहीं है कि आपको आपकी हुकूमत गुजर जाएगी तो जो मर्जी होता रहे। ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती है। आप देखिए ना 250 साल हो गए हैं, कितने इसके ज्यादा अरसा हो गया उसका अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए और उसमें 8 की अमेंडमेंट हुई अब तक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से यही मुराद होती है, क्योंकि चेंज ये नहीं है कि हम कहते हैं कि कोई अमेंडमेंट ना हो, हम कोई ना ऐसी इस बात की मुखालफत नहीं करेंगे। चलें सर, मुझे ब्रेक पे जाना है। तीनों मेहमान हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद से यहीं से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा अहमद उवैस साहब, मुझे ब्रेक पे जाना था, अब अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ जाती हूँ। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि ये जो है ना, देखिए कहते हैं कि नेचर के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो परमानेंट है और वो परमानेंट जो है वो चेंज है ना जी। चेंज कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, जब कंडीशन माशरे की बदलती हैं, हालात बदलते हैं, नए से नई डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उसके मुताबिक आपको तब्दीली लाना होती है। लेकिन क्योंकि आइन जो है वो रफा आमा के लिए बना है। अच्छा फिर ज़हन में सवाल आता है ना, अगर चेंज ही कांस्टेंट है, अगर चेंज ही होता है बस कांस्टेंट तो मुझे बताएं कि फिर आप लोग आईनी तरमीम में जो चेंज आ रहा है इसकी आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आने दें। इसमें हम उसका रुकावट नहीं कर, हम तो कहते हैं कि उसका जो तरीकेकार है उस पर लेकर आए। अच्छा तरीकाकार क्या है? तरीकाकार थोड़ा वाजे कर देना। ये है कि आप उसकी कॉपीज जो हैं सब पार्लियामेंटेरियन को आप उसकी ड्राफ्ट की कॉपी देंगे, वो उसके ऊपर तैयारी करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पूरी तैयारी करेंगी, फिर उसके ऊपर एक डिबेट शुरू होगी। बैरिस्टर गौर साहब ने तो बोला कि आईनी अदालतों की जरूरत ही नहीं है। आप डिबेट की बात कर रहे हैं, आप कॉपी लेने की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट वोटिंग हो रही थी, ये संडे को तो डायरेक्ट वोटिंग हो रही थी। नहीं तो आपके सामने ये बात जो कही है इसका क्या मतलब है? सीधा सा उन्होंने जो बोला है इसमें मतलब क्या कोई गुत्थी सुलझाने की जरूरत है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि नहीं, आप तो बड़ी एक अच्छी बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आपकी पार्टी से एक अहम शख्सियत का इस तरह का बयान सामने है ना, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझा, क्या कह रही? चले हम आगे चलते हैं। इख्तियार साहब, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, अहमद उवैस साहब लॉयर भी है, बड़े बहुत अच्छे इंसान, शरीफ इंसान है। मैं पर्सनली इनको बड़ा लाइक भी करता हूँ। बस जहाँ खड़े हैं वो वही इनकी खराबी है मेरी नज़र में, जहाँ से जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ। मैं अहमद उवैस साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि मैं खुद असेंबली में था जब पीटीआई के पास यहाँ पर अक्सरियत थी, तो इन्होंने कभी किसी को ना कोई ड्राफ्ट दिखाया, ना किसी के साथ शेयर किया। बजट भी लाते थे ना तो यूं पास कराते थे, बजट तजावीज भी नहीं लेते थे। तो अहमद उवैस साहब, जो मशवरे आज आप टीवी पर बैठकर दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं, कौम को भी दे रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन को भी दे रहे हैं, हुकूमत को भी दे रहे हैं, खुद आपने उस पर कितना अमल किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में आपने किस तरह कानून साजियां की थी, कैसे कानून पास किए थे, याद है आपको?
ये किस तरह लोगों को गर्दनों से पकड़ के उठा के ले आते थे, आज तो वो हालत नहीं है ना। आप तनकीद करें, जरूर करें, बट थोड़ा सा पीछे मुड़ के जरूर देखें कि जो प्रेसिडेंट्स आपने, आपकी जमात ने, आपके लीडर ने सेट किए वो बहुत डर्टी हैं। अच्छा, कानून और आईन बनते हैं और फिर उसमें तब्दीलियां मजीद लाने के लिए बनते हैं, तो कुरानी सहीफे नहीं होते हैं। लेकिन सब आईनी जो तरामीम का मुसव्विद है वो तो फिर आपकी हुकूमत ने नहीं दिखाया है। मसला तो सारा ये बना हुआ है ओपोजिशन की जानिब। मैं इतनी डॉक्टर साहब, मैं इतनी मजे की बात कर रहा था, अगर आप सुन लेती तो आपको भी मजा आता। ये जो कानून ना, ये आईने पाकिस्तान, ये भी बता रहे थे अहमद अवैध साहब के अमेरिका की पता नहीं कितनी पुराना, कितना जमाने का उनका आईन है और उसमें अभी तक 8 अमेंडमेंट आ चुके हैं। पाकिस्तान में भी शायद ये अपनी जगह पे ही रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की तब्दीलियां ना लाई जाती, जिस तब्दीली का जिक्र अभी अहमद अवैध साहब ने किया, अगर ऐसी चीजें ना लाई जाती तो जिससे आपकी पोलराइजेशन आपकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, जिससे आपकी पोलराइजेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच जाए, जिसकी आपकी पोलराइजेशन मस्जिद में एक सफ में महमूद और अयाज तक भी पहुंच जाए कि महमूद इस तरफ और अयाज इस तरफ, तो फिर आईनी दस्तूरी चेंजेस लाना पड़ती हैं। आप मान लीजिए, ना माने तो दुनिया मानती है कि आपकी जमात ने, आपके लीडर ने और आपके नजरियात ने पाकिस्तान में लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और आपके साथ जो खड़ा है वो ठीक है, जो आपके खिलाफ है वो सबसे बुरा। चले मैं जरा गौरी साहब से आपके सवाल को आगे लेकर चलती हूँ। मैं मेरे ख्याल से मैं आपसे जवाब लूंगी। अहमद अवैध साहब, आप बड़ा मुस्कुराहट के साथ, बड़े दिल के साथ ये तमाम तनकीद सुन रहे थे। बड़ी अच्छी लग रही है मुझे आपकी मुस्कुराहट कि आप तनकीद सुन रहे हैं। बड़ी मुस्कुराहट, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। अच्छा, हर पार्टी में तरह तरह के लोग होते हैं। आपकी पार्टी में कुछ लोग हैं बड़ा गुस्सा कर जाते हैं और कुछ लोग हैं बड़े तहम्मुल से बात सुनते हैं भी और जवाब भी देते हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप जवाब दें अहमद साहब, मैं आपसे जवाब लूँगी इन बातों का। गौरी साहब, इन्होंने कहा कि इस तरफ खड़े होते हैं, उस तरफ खड़े होते हैं। मौलाना साहब इस टाइम पे कहाँ खड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है। मौलाना साहब क्या डट के हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं? PTI वालों ने बड़ी उम्मीदें लगाई रखी हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ खड़े हुए हैं। मौलाना साहब इस टाइम पे अपने साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के साथ खड़े हुए हैं, अपनी जमात के साथ खड़े हुए हैं, किसी के साथ नहीं खड़े हुए। अपोजिशन में बैठे हुए हैं और अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं। मेरे भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं भी आपको एक इसी तरह की बात सुनाता हूँ कि हमने जब आज़ादी मार्च किया, कराची से निकले, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मुझे याद है जेहलम से लेके और रावलपिंडी तक पूरी रोड को खोद दिया गया था, जगह जगह जी, जगह जगह पे बड़े बड़े जगह पे बड़े बड़े खड्डे मार दिए गए थे और हमने जेहलम में आके पड़ाव डाला था और बड़ी बड़ी रोड पूरी की पूरी तकरीबन आधी रोड खराब कर दी गई थी और हमारी गाड़ियां नहीं जा सकती थी। आज जब PTI के साथ वही हो रहा है, वो मेरे दोस्तों को कभी उस मवेशी मंडी में भेज देते हैं, कभी वहां भेज देते, तो आप ये कहते हैं कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो बात यही है कि नून लीग के दोस्तों को भी चाहिए आज कानून साजी करते हुए ये जहन में रखें कि कल ये फंदा आपके गले में भी हो सकता है। कल मियां नवाज शरीफ साहब भी जहाज में हथकड़ी लगा के सफर कर सकते हैं। हम वो फैसले करें जो कल आने वाले दिनों में मैं अपोजिशन में बैठ के चीखूं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है, उस वक्त PTI जुल्म कर रही है और PTI आज अपोजिशन में बैठ के, तो हम क्यों ना ऐसे फैसले करें कि कल को हम दोनों उस फैसले के से मुतासर ना हो। तो हमें ऐसे फैसले करने चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको हम छेड़ेंगे। सर, आपने इतनी खूबसूरती से कहा कि हमें ऐसे फैसले करने चाहिए, आपने कितनी अच्छी तम्हीद बांधी, लेकिन ये क्या करना इतना आसान है? अगर इतना आसान है तो आप लोग कर लें तो मसले सारे हल ना हो जाए। इंशाल्लाह होगा। हम कोशिश कर रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छी लग रही है मुझे आपकी बातें, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, अमल दरामद हो सकता है चीजों पर? जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम इस पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। हम चंद दिनों में आपस में शेयर भी करेंगे और बैठेंगे भी। फिर एक जब मुश्तरका ड्राफ्ट आ जाएगा तो फिर उस ड्राफ्ट को फिर हम देखें, हम PTI से अपोजिशन को भी शेयर करेंगे और वो अपने हुकूमती इत्तेहादी को शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे। चले ब्रेक पे जाने मुझे 2 मिनट के बाद, लेकिन मैं अहमद अवैध साहब का जरा कमेंट वो रहता था। अहमद अवैध साहब, आपने बड़ी मुस्कुराहट के साथ इख्तियार वली साहब की सारी तनकीद को सुना और मैं बड़ी फ़ैन हो गई हूँ सर आपकी मुस्कुराहट की, कि आपने बड़ी मुस्कुराहट से तनकीद सुनी है, क्योंकि आदत नहीं है ना हमें PTI की इस मुस्कुराहट की। वो तो आधी बात मुकम्मल होती, पहले धुआंधार
खिताब शुरू कर दें, अक्सर प्रोग्राम छोड़ के चले जाते हैं। आपने बड़ा एक बड़े दिल का मुजाहरा कि जब अब आपकी अपनी बारी पे आप जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इसके जवाब में जी। सिर्फ एक शेर अर्ज करूंगा आपको। जी कि इरशाद। हमें जहां हो अपने यार के तीर सितम जो आए आए हम दिल कुशादा रखते हैं। वाह क्या बात, वाह क्या बात। नहीं, आपने कुशादा दिली का मुजाहरा किया भी है, हमने देखा आपकी मुस्कुराहट में। ये इख्तियार वली साहब आपको डेडिकेट किया उन्होंने शेर, तो अब अगर आप भी बदले में कोई शेर सुनाना चाहेंगे? जी अभी मैं सुनाना चाहूंगा अगर इजाजत दें। जी अभी मैं 2 लफ्ज बोलना चाह रहा था। जी सर। तस्लीम के रात अंधेरी है। जी तस्लीम के रात अंधेरी है, अलाम के घुमन गेरी है, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत। ए काबा ए दिल ए माबद जान, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहाँ। मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर, खलियानों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों। तेरे बाजू गजरे लाल सदा, तेरी सुर्खी लब शादाब सदा, आबाद सदा शादाब सदा। सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आंच न आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर। माशाल्लाह, क्या बात। बहुत जी अहमद साहब आपको कमेंट हो। मेरे ख्याल से गौरी साहब अब आपको भी शेर सुनाना पड़ेगा। अभी शेर सोच लें, शेर शायरी तक बात चली गई है। जी अहमद अवैस आपको कमेंट में ले लूं जरा। जी अहमद अवैस जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि सवाल ये है कि ये अभी भी ख्वाहिशा ने बातें जो की हैं बड़ी, इसमें बड़ी मुदब्बराना अंदाज में इन्होंने जो गुफ्तगू की है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, माजी में जो गलतियां, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि हम पीछे मुड़ के इस हद तक देखें कि हमारी क्या क्या गलतियां हुई। इंसान गलती का पुतला ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि हम उससे सबक न सीखें। अगर हम हिस्ट्री से सबक नहीं सीखते हैं तो फिर वो हिस्ट्री का फ़ायदा कोई नहीं। और होता यही है कि आप देखिए कि हिस्ट्री से सबक कोई नहीं सीखता। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इतनी क्रिटिकल मोड़ पे से पाकिस्तान गुजर रहा है, हालात इतने ख़राब हैं, इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है, इंटरनली लोगों की बदहाली है, पोलराइजेशन एक्यूट हद तक हो चुकी हुई है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी परसेंटेज 55% से तजावुज़ कर चुकी है। तो बड़े बुरे हालात। ऐसे हालात में हमें कम अज़ कम अगर सब ये थोड़ा सा एक सेक्रीफाइस का, इंसान को जो जानवर से एक बड़ा दर्जा बढ़ा दिया, वो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है उसके अंदर, जो हैवान में नहीं। तो ये हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए ये सेंस ऑफ सेक्रीफाइस को उजागर करें थोड़ी देर को, और हम इन हालात को सीधा करने के लिए अक्रॉस द टेबल बैठे और कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बना के राउंड टेबल करें और हम वहाँ पे अयादा करें, कमिटमेंट करें आइन के साथ। हम मुस्तकबिल में जो हो चुका हो गया, आइंदा हम आइन के राइट लेफ्ट नहीं होंगे और जो उसकी स्पिरिट है उसके मुताबिक आगे चलेंगे उसको लेकर, और पाकिस्तान की खैरख्वाही उसके अंदर होगी। जरूर उसमें बरकत भी होगी और अच्छा उसमें और तब्दीली भी आएगी। ये मेरा एक है। अभी अब बाद में आपकी ब्रेक आ रही है, बाद में बात कर लेंगे। चलें ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे सर। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद अवैस साहब, ये जो इसराइली अखबार में छपने वाला आर्टिकल है जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब की खुलकर इतनी तारीफ़ की गई है, फिर उस पर खुलकर बात भी हो रही है, क्यों इतनी ज़्यादा तारीफ़ की गई? उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है खान साहब में? और खान साहब की तारीफ़ जो है वो यहूदी मीडिया ने की है, तो उनसे पूछें बानी वजाहत क्यों दे। ऐसा क्या बैरिस्टर सैफ साहब ने, मतलब ज़ाहिरी बात है एक लीडर से पूछा जाएगा। एक लीडर है ना, आप लोग दावा करते हैं सबसे बड़ी जमात है, चाहे लीडर जेल में बैठे हुए हैं, और फिर इसराइल इतनी तारीफ़ करे, वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं उनसे क्यों पूछा जाए? वो जवाबदेही नहीं है, उनकी भी मंतक समझ नहीं आ रही ना। देखिए ना, आपको पता है कि जो आपका दुश्मन है वो बहुत सारे एंगल से आपको जख्म पहुंचाने की कोशिश करता है। और इसलिए अब इमरान के तो कोई ये तो कहा नहीं जा सकता कि इनका कोई उनके साथ राब्ता है, क्योंकि यहाँ तो सूरत हाल ऐसी है ना कि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैफियत दीवार पर, इसलिए वो तो कैफियत नहीं। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि
अब वो कोई भी तारीख किसी न किसी कंडीशन के अंदर देखो, लोग लिखने वाले जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं वो उनका दिल ज़्यादा सेंसिटिव, उनका जहन और दिल जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास अंदाज में देखते हैं और लिखते भी हैं। इसलिए किसी ने किसी कैफियत के अंदर कुछ लिख दिया तो इससे ये कह देना कि इजराइल को ये कोई उनके साथ कर रहे हैं या उनके साथ कोई ताल्लुक है, ये आई थिंक ये बड़ी ज्यादती की बात होगी कि किसी की इंटेग्रिटी के ऊपर इस तरह से डाउट कर देना। और मैं आई विल नॉट प्रिस्क्राइब, ये किसी के मुतालिक भी होगा। ठीक है जी, हमारे यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, इससे पहले कि मैं इख्तियार वली साहब आपसे इस बारे में कमेंट लूँ, मैं ज़रा गौरी साहब आपसे जानना चाहूँगी इस आर्टिकल को आपकी पार्टी कैसे देख रही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब तो यहूदी एजेंट कहते रहे ना अल-अलान इमरान खान साहब को। किस आर्टिकल की बात करें, मैं समझा नहीं बात। इसराइल अखबार में छपने वाला आर्टिकल, इसमें खान साहब की खुलकर तारीफ की गई है। देखिए, इसमें मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि जब हमने ये बात की थी तो उस वक्त सब लोग उस पर एतराज़ात कर रहे थे कि ये आपने क्यों की है बात, और यानी आप कहते हैं कि आपकी बात की तायीद हो गई है। जी हाँ, तो उस वक्त तो सब लोग हमारे इस बात की मुखालफत कर रहे थे, और अब जब सियासी ज़रूरत है तो सब इसको उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे और पीटीआई के दरमियान में जो हम ये कहते हैं ना एक पहाड़ है, तो पहाड़ यही इसी किस्म का है जिसकी हमने कमेटी बनाई है, और मैं भी इस कमेटी का मेंबर हूँ। इंशाल्लाह हम इन छोटी छोटी चीज़ों को, जो बातें हमारे दरमियान में पहाड़ की शक्ल में हैं, हम इनको इंशाल्लाह दूर करेंगे आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता। जैसे असल में हमने तो एक माहौल बनाया मुज़ाकरात का। एक मिनट, दूर कैसे करेंगे? मतलब एक पहाड़ जितनी बातें हैं और उनको आप दूर भी कर देंगे, दोनों बातों की समझ नहीं। पहाड़ जितनी बातें तो बहुत बड़ी बात है, तो इतने आराम से अपने आराम से दूर कर देंगे। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जैसे तो वो भी फिर मुफाद नहीं होगा। नहीं सर, उसको भी आप जाती मुफाद या सियासी मुफाद नहीं कहेंगे? नहीं, कि अपने सियासी मुफाद के लिए पहाड़ जितनी बातें भी इग्नोर कर देंगे? नहीं, आप देखेंगे ना जाती मुफाद होगा, ना सियासी मुफाद होगा, ना पीटीआई से हमने कभी आला ज़र्फी होगा, बड़ा दिल का मुजाहिरा करेंगे, बड़े जिगरे का मुजाहिरा करेंगे, ये कह रहे हैं। इसमें देखें, बात सुने, मैं कबल उस वक्त अपनी कमेटी के एजेंडे को आपके सामने नहीं ला सकता, मेरी मजबूरी है, लेकिन ये बहुत सी चीजें इस तरह की हमारे एजेंडे पे हैं जिन पे हम इनसे बैठ के बात करेंगे, और उधर से भी हमें कोई ऐसी बात नहीं यानी जो आप उनको कहते रहे यहूदी एजेंट, अब आप ये बात वापस ले लेंगे, मतलब ये एजेंडे में शामिल है। आपकी बात से मैं ये कंक्लूड करूँ कि पहाड़ जैसी बातें खत्म हो जाएंगी। देखें, इन पे बात होगी और भी नहीं, फिर आप ये नहीं कहेंगे, फिर आप ये मानेंगे कि आप लोग गलत कहते रहे, या फिर आप ये मानेंगे कि हाँ हम कहते रहे लेकिन अब ऐसा नहीं। ये मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, आप तो रिजल्ट पे चलिए ना, आप रिजल्ट पे सर, आपने बात इतनी बड़ी कह दी, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही। आपने बात इतनी बड़ी कर दी, आपने कहा पहाड़ जितनी बातें अब वो खत्म होती नजर आएंगी, इनसे मुज़ाकरात होंगे। यानी फिर पहले आप गलत थे, अब आप गलत होंगे, पहले आप सही थे, अब आप सही होंगे। सवाल है ना, गलत थे ना, हम पहले गलत थे ना, आज हम गलत हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम तो ये बातें बहुत अरसा पहले कह रहे थे, और हम ये चीज अपनी कमेटी में लाएंगे और कमेटी में बैठ के इन सब चीजों को डिस्कस कमेटी में बैठ के डिसीजन कह रहे हैं कि आप लोग पहले जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, ये गलत कह रहे थे, ये डिसीजन होगा। जो कह रहे थे हम इनके सामने रखेंगे कि हम क्यों कह रहे। आप खुद ही देखें, बात सुनें। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कमेटी में बैठ के ये डिसाइड करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालिए प्लीज। बात ये है कि हम जब कमेटी में बैठ रहे हैं और बहुत सी बातें इससे पहले डिस्कस हो चुकी हैं, ये बहुत सी इस तरह की और बातें भी हम हैं। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं इस बात को यहाँ पे, लेकिन मैंने आपसे बड़ी दफा पूछा है जी इख्तियार साहब, आप मेरे सवाल को समझ रहे हैं कि मैं, आप चले बता दें कि आपको क्या समझ आ रही है। मैं सिर्फ ये गौरी साहब से ये समझना चाह रही थी कि आप कह रहे हैं हम कमेटी में बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और बहुत सी बातें जो हैं पहाड़ जैसी उसको ख़त्म कर देंगे, तो सीधा सा सवाल ज़हन में यही आता है ना कि आप उनको यहूदी एजेंट कहते रहे, अब क्या आप कहेंगे हम गलत कहते रहे या वो नहीं है? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, आप लोग कहते रहे, सियासतदान एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछालते रहे। जी इख्तियार साहब, तो आप तो अभी तो मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे जाना है। दोनों चीजें कह रही है ना आप, या तो अभी तो आप कह रही हैं आर्टिकल। अहमद साहब आखिरी 3 मिनट रह गए, 3 से 3.5 मिनट है सर। चले 1 मिनट, क्या सब अगर आपकी इजाजत से अहमद साहब को जाना है। अहमद वैसे अपने लास्ट कमेंट दे दीजिएगा, फिर मैं इख्तियार साहब पे जाती हूँ। जी अहमद साहब, और मुझे जाना है, इजाजत दे दीजिए। जी सर, जी अपना लास्ट कमेंट दे दे सर जाने से पहले। जी बस जी, मैं तो यही कमेंट मेरे हैं कि ये भी अभी भी है हमारे हाथ से जो है स्लिप आउट नहीं हुआ, और हम मिलके बैठे और कमिटमेंट के साथ, साफ रास गोई के साथ और साफ दिलों के साथ कमिटमेंट करें कि हमने आइन के, ये एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, इसके मुताबिक ही चलेंगे और चलाएंगे भी सब। चलिए, आपने वक्त की बात की, आपने वक्त की बात की, और अब शेरो शायरी कहते, मुझे भी गुलजार साहब की लिखी कुछ लाइनें याद आ गई। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं,
वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। तो ये लम्हों की और वक्त की कदर करनी सीखिए, क्योंकि फिर ये जो लम्हे होते हैं ये दास्तानों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर आपको वो लम्हे नजर नहीं आते, दास्तानें मिलती हैं, पीछे देखते हैं। जी इख्तियार साहब, आप कुछ कह रहे थे। एक चीज सुना देता हूं डॉक्टर साहिबा, जो आर्टिकल मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि जो आर्टिकल पाकिस्तान से बाहर कभी इमरान खान के हक में छपते हैं, तो इस पे तो ये लोग बहुत ज्यादा जश्न मनाते थे और बहुत ज्यादा उसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अगर कोई आर्टिकल इनके खिलाफ आए तो फिर उसको साजिश कहा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं, ये दोहरा मायार है, इसको परखने का इनका अंदाज गलत है। इससे पहले जो टाइम ऑफ इजराइल का कॉलम आया था वो भी इसी नुक्ते पर था, और जो अभी यरूशलेम पोस्ट ने छापा है वो भी यही है। और आज मैं एक जुमला बोलूंगा, आज साबित हुआ कि डॉक्टर इसरार अहमद, हकीम सईद और ईदी साहब ने जो बात की थी उस पर मोहर लग गई है। एक शेर जाते जाते अहमद अवैस साहब की नजर और इनकी पूरी पार्टी की नजर के इजराइल से आपने फंड भी लिया था, और वो आपका जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें उसके सबूत आ चुके हैं। तो इमरान खान साहब, वही बात है इजराइल के लिए और आपके लिए कि लोग अब मुझको तेरे नाम से पहचानते हैं। क्या खबर ये मेरी शोहरत है कि रुसवाई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल से। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।